हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? हमारे साइंस का पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं और आज हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने आ रहे हैं। और हमारा नया चैप्टर है चैप्टर 4, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा क्या होती है और प्रतिरक्षा में जो रक्त समूह होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? देखो, आपके शरीर के अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है जो रोगाणुओं से लड़ती है। बाहर से आने वाले जो रोगाणु आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उन रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में उपस्थित होती है उसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा प्रणाली। और ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इस प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ते क्योंकि इस वातावरण के अंदर बहुत सारे रोगों के रोगाणु हर समय मौजूद होते हैं। आप जितना भी कोई भी वस्तु, चाहे खाद्य पदार्थ की हो, चाहे पीने योग्य हो, उन वस्तुओं का आप उपयोग करते हो तो उस पर लाखों करोड़ों जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उपस्थित होते हैं। वो सब आपके शरीर के अंदर, उनमें से बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार नहीं होते। तो इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई ना कोई क्षमता तो है जो इन बाहर से जाने वाले रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है। तो हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली वह क्षमता जो बाहरी रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है और हमें जल्दी से बीमार नहीं होने देती है, हमेशा हमको स्वस्थ बनाए रखती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक क्षमता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक क्षमता। तो देखो, ये प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ये आपके शरीर को सुरक्षित करने का काम करती है। और इस प्रतिरोधक क्षमता में आपके शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है वो रक्त यानी कि परिसंचरण प्रणाली के जो घटक हैं, परिसंचरण प्रणाली के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? एक तो रक्त होता है और एक लसिका होता है। और ये रक्त और लसिका दोनों ही इस प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आपके रक्त के अंदर पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर के सैनिक भी कहते हैं, क्योंकि ये श्वेत रुधिर कणिकाएं आपके शरीर को बाहरी रोगाणुओं से बचाने का काम करती हैं। यानी कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थापना WBC के द्वारा शरीर में की जाती है। ठीक है ना? तो हम पढ़ते हैं कि ये प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है और ये प्रतिरोधक क्षमता हमको किस प्रकार से सुरक्षित रखती है, इस चीज़ को इस चैप्टर में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, प्रतिरोधक क्षमता मैं नोट करता हूँ। प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में पाई जाने वाली हमारे शरीर में पाई जाने वाली हमारे शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु उपस्थित क्षमता जो शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाती है, शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाती है, उसे प्रतिरोधक क्षमता
कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोधक क्षमता। और ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ये आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करती है। और इसमें कौन कौन से प्रतिरक्षात्मक अंग कार्यशील होते हैं? जैसे आपका लसिका तंत्र, थाइमस ग्रंथि, रक्त, अस्थि मज्जा, ये सभी के सभी अंग इस तंत्र में कार्यशील होते हैं। अब देखो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये दो प्रकार से होती है। शरीर में प्रतिरक्षा विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियाँ पाई जाती हैं। आपके शरीर के अंदर कितने प्रकार की प्रतिरक्षा विधि हैं? दो प्रकार की। दूसरी दो प्रकार की इनमें तो पहली प्रकार की कौन सी है? जन्मजात। कौन सी है? जन्मजात। जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। इसमें लिखेंगे यह जन्म के समय प्राप्त होने वाली प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि है। जन्मजात है इसलिए जन्म के समय आपको मिलेगी, लेकिन ये प्रतिरक्षा विधि ज़्यादा सॉलिड नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रतिरक्षा को अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी भी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से आपको रक्षा प्रदान नहीं करती है। यह प्रतिरक्षा किसी विशेष प्रकार के रोगाणु से रक्षा प्रदान नहीं करती है। विशेष प्रकार के रोगाणु का मतलब होता है कि जैसे जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद उसको अगर कोई बड़ी बीमारी लग जाती है, जैसे टीबी है या फिर लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, डायबिटीज़ है, इस तरह की कोई बड़ी समस्या उसके सामने आ जाती है उस बच्चे को, तो ये प्रतिरक्षा विधि उससे इस बच्चे को नहीं बचा सकती। इसलिए इसको हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। ये सामान्य जो बीमारियां होती हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है, विशेष प्रकार के रोगाणु से हमारी सुरक्षा नहीं कर पाती है, ठीक है ना, नहीं करती है। सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से काम करती है, बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है। सामान्य रूप से कार्य करती है, ये कोई विशेष प्रकार का कार्य इसका नहीं होता है। इसके लिए जो होते हैं इसमें निम्न कारक सहायक होते हैं। इसमें निम्न कारक सहायक होते हैं। अब देखो जन्मजात या स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा विधि है उसमें कौन कौन से कारक सहायक हैं। पहले कारक के बारे में मैं लिखूं भौतिक अवरोधक।
भौतिक अवरोधक आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। भौतिक अवरोधक कौन कौन से हैं? जो सामान्य रूप से आपके शरीर को बचाने का काम करते हैं। तो देखो भौतिक अवरोधक में जैसे देखो आपकी जो त्वचा है वो भौतिक अवरोधक है। आपके जो नाक होती है उसमें कुछ क्या पाए जाते हैं? पक्षमाव और कशाप पाए जाते हैं। जैसे देखो भौतिक अवरोधक के रूप में आपकी जो त्वचा है, ये त्वचा आपके शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनका सीधा सीधा संपर्क नहीं होने देती है। किससे? बाहर जो वातावरण के अंदर मौजूद रोगाणु होते हैं उनसे। इसके अलावा नासिका में उपस्थित पक्षमाव यानी कि जो बाल आपके नाक के अंदर उपस्थित होते हैं वो धूल मिट्टी के कणों को सांस के साथ अंदर नहीं जाने देते। कुछ कशाप भी इस तरह से उपस्थित होते हैं। और श्लेष्मा जैसे आप अपनी नासिका से जो चिकना चिकना पदार्थ निकालते हैं वो श्लेष्मा होता है, और वो श्लेष्मा भी आपका भौतिक अवरोधक का कार्य करता है। और श्लेष्मा, उपकला आदि, ये सब भौतिक अवरोधक का काम करते हैं आपके शरीर में। ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा कारक है? अब बात करते हैं हम रासायनिक अवरोधक की। ठीक है ना। रासायनिक अवरोधक कौन कौन से हैं? जैसे देखो हमारे शरीर में जो सामान्य रूप से आपको रोगों से बचाते हैं, जैसे रासायनिक अवरोधक के उदाहरण लिख रहे हैं हम। जैसे आपके आमाशय के अंदर HCl अम्ल पाया जाता है। भोजन के साथ जो कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं वो आपके आमाशय के अंदर अगर भोजन को सड़ा देते, अगर ये HCl अम्ल उसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है ना। योनि में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। योनि के स्वभाव को क्या बनाता है? ये अम्लीय बना देता है। और इसके अलावा आपके जो विभिन्न देह तरल होते हैं, जैसे लार, अश्रु का मतलब आंसू, पसीना आदि, ये सब क्या है? रासायनिक अवरोधक हैं जो आपके शरीर को सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? इसके अलावा कोशिकीय अवरोधक, कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक में मुख्य रूप से कौन होंगे बताओ? आपके शरीर के अंदर भक्षकाणु क्रिया में जो सक्षम कोशिकाएं, जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल आदि। ठीक है ना। इनको साइटोटॉक्सिक कोशिका कहते हैं। तो जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और कौन सी भक्षकाणु कोशिकाएं? प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक कोशिका। प्राकृतिक मारक कोशिका का एक नाम और लिख देता हूं मैं, साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक कोशिका भी कह सकते हैं इसको। ये सब WBC के प्रकार हैं। जो WBC होते हैं ना उसी के तो प्रकार हैं। ये सब के सब भक्षकाणु का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये भक्षकाणु का कार्य करते हैं। यानी कि जो भी जीवाणु या जो भी रोगाणु आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा उसको ये भक्षण कर जाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, भक्षकाणु क्रिया करते हैं।
जिससे आपको ध्यान बना रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और स्वाभाविक प्रतिरक्षा में कौन सा कारक सहायक होता है, वो होता है ज्वर और सूजन। ज्वर और सूजन। जैसे ही आपको कोई भी जहरीला कीड़ा काट लेता है ना, तो तुरंत आपके शरीर में सूजन आ जाती है, जो आपकी त्वचा होती है वो सूज जाती है और सूजकर उस जहरीले पदार्थ को उस स्थान से ऊपर उठा लेती है सूजन आके। तो आपके शरीर के जो अंग हैं उनसे उस पॉइजन का कनेक्शन नहीं हो पाता, तो आपके अंग सुरक्षित रह जाते हैं। तो ये जन्मजात प्रतिरक्षा है जो आपको जन्म के समय मिलती है। ये प्रतिरक्षा आपको जन्म के समय मिलती है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि कोई 2 रासायनिक अवरोधक के नाम लिखो, तो रासायनिक अवरोधक में आप ये नाम लिख सकते हो, भौतिक अवरोधक में ये लिख सकते हो, और कोशिका अवरोधक कौन कौन से हैं, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, प्राकृतिक मारक कोशिका, और सामान्यतः अवरोधक कौन से हैं, ज्वर और सूजन, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। अब देखते हैं हम दूसरी प्रतिरक्षा विधि कौन सी है, उसके बारे में नोट करते हैं। अब दूसरी प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो है अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। देखो, इसको हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस विशिष्ट प्रतिरक्षा में क्या होता है, इसमें इस प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव, सीधे सीधे ले सकते हैं हम, इस प्रतिरक्षा में, इस प्रतिरक्षा में, इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, किसी विशेष सूक्ष्म एक जो पोषक होता है, एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव कोई भी हो सकता है, बाहर का रोगाणु भी हो सकता है, ठीक है ना। विशेषम सूक्ष्म जीव के प्रति अत्यंत विशिष्ट, जीव के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। इस प्रतिरक्षा में एक जो पोषक होता है, ये पोषक क्या करता है, विशेष प्रकार का जो सूक्ष्म जीव आपकी बॉडी के अंदर आया है, आपके शरीर के अंदर आया, उसके प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है, यानी कि उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, प्रघात करता है, जिसमें इसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, और ये प्रतिरक्षी जो निर्मित होते हैं, ये क्या करते हैं, जो प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, जो प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिजन कौन होते हैं, प्रतिजन वे होते हैं जो बाहर के रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश करें, जिनके
खिलाफ विशेष रूप से काम करेंगी, ठीक है ना। और इन क्रियाओं के द्वारा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है। इन क्रियाओं से कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है। जब कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाएगी तो क्या होगा, जो प्रतिजन आपके शरीर में प्रवेश किए हैं ना, उनका उन्मूलन हो जाएगा, हो जाती है। इसके परिणाम, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन हो जाता है। शरीर में से प्रतिजन का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब समाप्त, उन्मूलन हो जाता है। ये आपकी विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है, ठीक है ना। अब इस विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहली सक्रिय प्रतिरक्षा, पहली है सक्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहेंगे? देखो, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं प्रतिजनों के, जिसमें आपका जो शरीर होता है वो स्वयं ही प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा की परिभाषा है गई, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। और ये जो प्रतिरक्षा होती है ये केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन, यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए है जिसके विरुद्ध विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। आपका शरीर अगर स्वयं ही प्रतिरक्षियों का निर्माण कर लेता है और स्वयं ही प्रतिरक्षियों का निर्माण करके आपको रोगाणुओं से मुक्त कर देता है तो उसे बोलते हैं हम सक्रिय प्रतिरक्षा। और इस सक्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि ये केवल प्रतिरक्षा उन्हीं विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध होती है जिनके लिए उन प्रतिरक्षियों का निर्माण हुआ है। जैसे आपके शरीर में
जैसे आपको खांसी जुकाम हो गया और खांसी जुकाम होने के 2-4-5 दिन बाद आप स्वयं ही ठीक हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर ने जो ये वायरस जुकाम का आपके अंदर गया था उसके विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण किया और उन प्रतिरक्षियों ने उस वायरस को नष्ट कर दिया, तो आप स्वस्थ हो गए। तो ये आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा हो गई, जिसमें शरीर स्वतः ही अपना काम स्वयं कर रहा है। दूसरे प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो कैसी होती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके बोलेंगे? जो शरीर में ये इस प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं निर्माण नहीं करेगा प्रतिरक्षी को, आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से प्रतिरक्षी इसमें शरीर के अंदर प्रवेश कराने पड़ेंगे। तो लिखेंगे इस प्रतिरक्षा में शरीर में इस प्रतिरक्षा में शरीर में कोई विशेष प्रतिजन है और उस विशेष प्रतिजन के लिए आपको बाहर से किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध विशेष प्रतिजन के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। इसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है ना? प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करता है, स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करेगा। अब देखो इसके जो उदाहरण हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। डिप्थीरिया, तथा टिटेनस के टीके। बहुत बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण लिखो। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण लिखो, तो उदाहरण है डिप्थीरिया और टिटेनस के टीके। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तो ये हो गई बेटा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर के अंदर जो पाई जाती है। आपके शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है? ये प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर में जन्मजात आती है। एक तो जन्म के समय ऑटोमेटिकली आती है जो सामान्य बीमारियों से आपको सुरक्षा करती है, और एक आपको दूसरी वाली जो प्रतिरक्षा है वो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। यानी कि ये प्रतिरक्षा विधि आपको जन्म लेने के बाद बाहर से प्राप्त करनी होती है, ठीक है ना? इसलिए इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। और इस विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि रोगाणु के लिए बाहर से प्रतिरक्षियों को प्रविष्ट कराया जाता है। अब इस विशिष्ट प्रतिरक्षा को आप दो भागों में बांट सकते हो, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगर आपके शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो उसमें क्या होगा कि कोई भी रोगाणु अगर शरीर के अंदर घुस गया तो उसको मारने का काम ऑटोमेटिकली आपका शरीर करेगा। अगर आपका शरीर स्वयं उन प्रतिरक्षियों का निर्माण कर लेता है जिससे वो बाहर से आया हुआ कोई भी रोगाणु उसको नष्ट कर दे तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा है। और अगर आपका शरीर बाहर से आए हुए रोगाणु को नष्ट नहीं कर पाता है तो उसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडीज का यानी कि प्रतिरक्षियों का निर्माण शरीर के द्वारा नहीं किया जाता है। और
निष्क्रिय प्रतिरक्षा के आपके पास यहाँ पर दो उदाहरण हैं जो आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखने हैं, डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके। बहुत बार ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको नोट करिए और आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। हाँ तो विद्यार्थियों, आपका चैप्टर चल रहा था और उसमें आपने देखा था कि आपने प्रतिरक्षी जो आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा पाई जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब देखते हैं आपको जो शरीर, आपके शरीर के अंदर जो बाहर से रोगाणु आते हैं उनको क्या कहते हैं, और ये बाहर से आने वाले रोगाणु आपको किस तरह से बीमार करते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो बाहर से आने वाले जो रोगाणु होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रतिजन। क्या बोलते हैं उनको? प्रतिजन। ये प्रतिजन क्या होते हैं? प्रतिजन को परिभाषित करते हैं, फिर प्रतिरक्षी को परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं हम प्रतिजन। प्रतिजन क्या होते हैं? इसको बोलते हैं एंटीजन। प्रतिजन को क्या बोलेंगे? एंटीजन, ठीक है ना। तो देखो, वे बाहरी रोगाणु जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, वे बाहरी रोगाणु जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, वे बाहरी रोगाणु जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बी लसिका कोशिकाओं को बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करते हैं। वे बाहरी रोगाणु या पदार्थ हो सकता है, कोई भी रोगाणु हो सकता है और पदार्थ भी हो सकता है। वे बाहरी रोगाणु जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, और विशिष्ट रूप से उस प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करते हैं, और विशिष्ट रूप से उस ही प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी से विशिष्ट क्रिया करते हैं। उसे क्या बोलेंगे? प्रतिजन। उसे प्रतिजन कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? प्रतिजन कहेंगे, ठीक है ना। अब ये जो प्रतिजन होते हैं ये बाहरी रोगाणु हैं अथवा पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हुए हैं। बाहर से कोई भी रोगाणु आएगा या कोई भी पदार्थ शरीर में प्रविष्ट हो गया तो उसको हम प्रतिजन बोलते हैं। और ये क्या करता है? आपकी जो बी लसिका कोशिका होती हैं, लसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। तो बी लसिका कोशिका कौन सी कोशिका है? जो प्रतिरक्षियों का उत्पादन करने वाली हैं। तो प्रतिरक्षी उत्पादक कोशिका किसको मानोगे? बी लसिका कोशिका को। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है आपको। प्रतिरक्षी उत्पादक कोशिका कौन सी है? बी लसिका कोशिका, ठीक है ना। अब ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिरक्षियों का जो आणविक भार होता है, प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन या
अधिक या इससे अधिक, या इससे अधिक होता है। एक प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है? 6000 डाल्टन या इससे अधिक। अब ये प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं? प्रतिरक्षी बने होते हैं प्रोटीन के, पॉलीसैकेराइड के, लिपिड्स के या न्यूक्लिक अम्ल के। प्रतिजन विभिन्न रासायनिक संगठन के होते हैं। देखो, विभिन्न रासायनिक संगठन के होते हैं या विभिन्न रासायनिक संगठन के बने होते हैं। चलो मैं बने होते हैं लिख दूं, विभिन्न रासायनिक संगठन के बने होते हैं। जैसे किस किस के बने होते हैं ये? प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड, या न्यूक्लिक अम्ल, इसके बने होते हैं प्रतिजन। तो प्रतिजन की जब हमने परिभाषा लिखनी है तो हमको ये परिभाषा लिखनी है। प्रतिजन की परिभाषा में आपको बताना है कि हमारे शरीर में बाहर से प्रविष्ट होने वाले रोगाणु जो बिलसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, और जो प्रतिरक्षी उत्पादित होंगे उन्हीं से ये प्रतिजन क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। उन्हीं विशिष्ट प्रतिजनों से क्या करते हैं? ये क्रिया करते हैं। तो मतलब इसका ये होता है कि जिस रोग के लिए प्रतिजन आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं उसी रोग के रोगाणुओं से वो क्रिया करते हैं, दूसरे रोग के रोगाणुओं से क्रिया नहीं करेंगे। दूसरे रोग के रोगाणुओं के लिए अलग से प्रतिरक्षी उत्पन्न होंगे, और ये काम आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली होता रहता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जब प्रतिजन आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उनको किससे लड़ना पड़ता है? जो रोगाणु आपके शरीर के अंदर सबसे पहले प्रविष्ट हुए हैं उनको सबसे पहले किससे लड़ना पड़ेगा? जो तुम्हारी जन्मजात अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा है। आपके शरीर के अंदर सक्रिय प्रतिरक्षा होती है ना, तो सबसे पहले तो उससे लड़ना पड़ेगा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा जब कमज़ोर पड़ जाएगी और वो उन रोगाणु से नहीं जीत पाएगी तो आपका शरीर क्या होगा? बीमार होगा। क्यों? क्योंकि वे रोगाणु आपके शरीर के ऊपर हावी हो जाएंगे। जब तुम्हारा शरीर बीमार हो जाएगा तो फिर आपको बाहर से कोई दवाई लेनी पड़ेगी, और बाहर से जब आप कोई दवाई ले रहे हो तो इसका मतलब आप किसी न किसी प्रतिरक्षी को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हो, और उस रोग के लिए विशेष प्रकार की दवाई लेते हो। सबको पता है जैसा रोग होता है उसको वही दवाई दी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि सभी रोगों के लिए एक ही दवाई दी जाती हो। ठीक है ना? अलग अलग दवाई दी जाती है अलग अलग रोग के लिए। तो जैसा रोग होता है उसको वैसे ही प्रतिरक्षी आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट कराए जाते हैं ताकि उन प्रतिजनों को वो नष्ट कर सकें और आप स्वस्थ हो सकें। ठीक है ना? तो ये प्रतिजन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रतिरक्षी की, कि प्रतिरक्षी क्या होते हैं। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, किसे कहते हैं? तो दूसरी हेडिंग डाल रहा हूं मैं, प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षी को बोलते हैं हम एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी को क्या बोलते हैं हम? एंटीबॉडी। ये प्रतिरक्षी हो गए। प्रतिरक्षी किसे कहेंगे? देखो, वह प्रोटीन, प्रतिरक्षी एक प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन होती है जो आपके शरीर में बिलसिका कोशिकाओं द्वारा प्रतिजन की क्रिया के लिए निर्मित होती है। यह एक प्रोटीन होती है जिसे बिलसिका कोशिकाओं द्वारा
जिसे बीलसिका कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। बीलसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन, कोई प्रतिजन शरीर में प्रवेश करके जब तो प्रतिरक्षी बने, किसी प्रतिजन से क्रिया के कारण, प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होते हैं। कोई भी प्रतिजन आपके शरीर में जब प्रविष्ट हो जाएगा तो उस टाइम पर उनसे क्रिया करने के लिए कौन निर्मित होंगे? प्रतिरक्षी निर्मित होंगे और उससे विशेष पूर्ण रूप से संयोजित हो सकते हैं। ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये विशेष प्रतिजन से विशिष्ट रूप से संयोजित होते हैं, ठीक है ना। ये विशेष प्रतिजन से विशिष्ट रूप से संयोजित होते हैं। विशिष्ट रूप से संयोजित होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, ये जो प्रतिरक्षी होते हैं इनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं और ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा। इनको, किनको? प्रतिरक्षियों को क्या कहा जा सकता है? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन। और देखो शॉर्ट में या दर्शावें हम आईजी से। इम्यूनोग्लोबिन को शॉर्ट में कहते दर्शाएंगे आईजी से, ठीक है ना। इनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं और ये भी कहते हैं ये प्लाज्मा कोशिकाओं, बीलसिका कोशिका कह रहे हैं चाहे प्लाज्मा कोशिका कह रहे हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती हैं। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं जो कहाँ पर उत्पन्न होंगी बताओ? जो शरीर में, जो प्राणियों का शरीर होता है उसके रक्त और अन्य तरल पदार्थों में पाई जाती हैं। जो प्राणियों के रक्त व अन्य तरल पदार्थों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये हो गई क्या बेटा आपके लिए? प्रतिरक्षी हो गई। तो प्रतिरक्षियों को और प्रतिजन को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हो, ठीक है ना। प्रतिरक्षी जो होते हैं ये प्रतिजन के साथ क्रिया करते हैं। प्रतिरक्षी जो होते हैं वो प्रतिजन के साथ क्रिया करते हैं। अब प्रतिरक्षी का एक ऐसा भाग होता है जो प्रतिजन से क्रिया करता है। मैं लिख दूं यहीं उसको, प्रतिरक्षी का वह भाग
जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसे पैराटॉप कहते हैं। उसे पैराटॉप, ये शब्द ध्यान रखना है, पैराटॉप कहते हैं। यानी कि प्रतिरक्षी का प्रतिजन और प्रतिरक्षी जब आपस में मिलते हैं तो प्रतिरक्षी का एक विशिष्ट भाग होता है जो प्रतिजन के साथ संयुक्त होता है, ठीक है ना। और प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन के साथ संयुक्त होकर क्रिया करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पैराटॉप, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर मुख्य रूप से क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्रतिजन क्या होते हैं? बाहरी रोगाणु होते हैं जो शरीर में प्रवेश होकर आपको बीमार बनाने होते हैं। और इनका आणविक भार कितना है? 6000 डाल्टन होता है। प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है? 6000 डाल्टन या इससे अधिक हो सकता है। प्रतिजन मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हो सकते हैं, लिपिड के हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड के हो सकते हैं या न्यूक्लिक अम्ल के बने हो सकते हैं। प्रतिजन में तो मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है। और प्रतिरक्षी क्या होती है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है। प्रतिरक्षी एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन है? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। प्रतिरक्षी कौन से प्रकार की प्रोटीन होती है? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। और इस गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को कहाँ से निर्मित किया जाता है? प्लाज्मा कोशिकाओं से। गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को कहाँ से निर्मित किया जाएगा? प्लाज्मा कोशिकाओं से निर्मित किया जाएगा। और ये कहाँ पर उपस्थित होती है? ये तो या तो आपके रक्त में होगी या अन्य तरल पदार्थ, जैसे लसिका होता है अन्य तरल पदार्थ आपका, और या ब्लड होता है आपके शरीर के अंदर, उनके अंदर ये उपस्थित होती हैं। और दूसरा जो मेन रूप से आपको ध्यान रखना है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी का जो भाग आपस में क्रिया करता है, तो प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन के साथ क्रिया करता है या मिलता है, उसको क्या बोलेंगे हम? पैराटॉप कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? पैराटॉप कहते हैं। तो ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में आपको यहाँ पर नोट किया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसको फटाफट से नोट कीजिए इसको। इसके बाद देखते हैं, देखो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आप ध्यानपूर्वक देख लो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंटीजनी निर्धारक या एपिटॉप। एंटीजनी निर्धारक या इसको क्या बोल सकते हैं? एपिटॉप। पैराटॉप अबाल देख लियो तुमने, अब देखो एपिटॉप का इतिके हैं, ठीक है ना। एपिटॉप किसको बोलेंगे? देखो, प्रतिजन जो होता है उसका पूरा अणु प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता। प्रतिजन जो होता है, जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में मिलते हैं तो प्रतिजन का पूरा अणु प्रतिरक्षी के साथ क्रिया नहीं करता है। उस प्रतिजन का कुछ महत्वपूर्ण अंश ही उस प्रतिरक्षी के साथ जोड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अभी पैराटॉप की परिभाषा देखा था, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन के साथ जोड़ता है उसको पैराटॉप बोला था। अब प्रतिजन का जो विशिष्ट अंश किसके साथ जोड़ता है? प्रतिरक्षी के साथ जोड़ता है, उसको बोलते हैं हम क्या? एपिटॉप बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से ही क्रिया नहीं करता। प्रतिजन का संपूर्ण अणु, प्रतिजन का जो संपूर्ण अणु है वो किसके साथ क्रिया नहीं करता? प्रतिजन के साथ क्रिया नहीं करता। संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, वरन क्या करता है? वरन क्या होता है?
इसका कुछ विशिष्ट अंश ही, वरन इसका कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी के साथ जुड़ पाता है। कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है। ये जो छोटा सा अंश इसके साथ जुड़ता है, इन अंशों को ही एंटीजनी निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। जो अंश प्रतिरक्षी के साथ प्रतिजन का जुड़ेगा उस अंश को एंटीजनी निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। अब देखो एंटीजन की संयोजकता, दूसरी परिभाषा क्या है? एंटीजन की संयोजकता। एंटीजन की संयोजकता क्या होती है, इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं? अब आप देखेंगे कि प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल जो होते हैं जो एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करते हैं। प्रोटीन में करीब 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है। प्रोटीन में करीब 6 से 8 अमीनो अम्लों की, प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं ना वो किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। तो एक प्रोटीन जो होती है, एक प्रोटीन में, यहाँ लिख दूँ बोली में, एक प्रोटीन में करीब 6 से 8 अमीनो अम्लों की श्रृंखला होती है। एक प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल लगे? 6 से 8, ठीक है ना। जो किसके रूप में कार्य करती है? जो एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। ये जो 6 से 8 अमीनो अम्लों की जो श्रृंखला पाई जाएगी प्रोटीन के अंदर, ये किसके रूप में कार्य करती है? एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। तो एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो गए ना। अतः एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। एक प्रोटीन में कई है ना, 6 से 8 अमीनो अम्लों की श्रृंखला है, और 6 से 8 अमीनो अम्लों की श्रृंखला जो होगी वो एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य कर रही है। तो हम आराम से कह सकें कि एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। इनकी जो संख्या होती है, किनकी? एंटीजनी निर्धारकों की। इनकी संख्या को ही एंटीजनी निर्धारकन की जो संख्या है ना, इनकी संख्या को ही एंटीजन की संयोजकता कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो एंटीजन की संयोजकता होती है, ये एंटीजन की संयोजकता कुछ जीवाणुओं में तो 100 तक हो सकती है। कितनी तक हो सकती है? 100 तक हो सकती है। लिख देता हूं मैं, अधिकांश जीवाणुओं में
अधिकांश जीवाणुओं में इनकी संख्या 100 या अधिक हो सकती है। 100 या अधिक हो सकती है। तो देखो दो परिभाषा आपने लिख ली। एंटीजन निर्धारक किसे कहेंगे, एपिटोप किसके कहेंगे। एपिटोप क्या होगा, प्रतिजन का भाग होगा। प्रतिजन का जो भाग प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है वो तो एपिटोप होता है, और प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन के साथ जुड़ता है वो पैराटोप होता है। तो पैराटोप में और एपिटोप में अंतर रखेंगे। पैराटोप तो प्रतिरक्षी को भाग है और एपिटोप प्रतिजन को भाग है, ठीक है ना। अब इसके बाद एंटीजन की संयोजकता क्या होगी। एंटीजन की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी कि जो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन्स का मतलब प्रतिरक्षी जो होते हैं, प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और एक प्रोटीन को बनाने में 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला लगी होती है। भाई प्रतिरक्षी किसके बने, प्रोटीन के बने, और एक प्रोटीन को बनाने में 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला लग रही है, और ये एंटीजन निर्धारक के रूप में काम करेंगे। कौन, 6 से 8 अमीनो अम्ल किसके रूप में काम करेंगे, एंटीजन निर्धारक के रूप में काम करेंगे। अर्थात हम कह सकें आराम से कि एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। भाई 6 से 8 जब अमीनो अम्ल इसके अंदर पाए जाते हैं और ये 6 से 8 अमीनो अम्ल एंटीजन निर्धारक के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक प्रोटीन में कई है ये, ठीक है ना। तो इनते ही हम क्या कहेंगे, एंटीजन की संयोजकता। अगर इनकी संख्या 8 है तो संयोजकता कितने की गई, 8। तो हम क्या समझेंगे कि अगर एंटीजन की संयोजकता 8 है तो आपके अंदर जो प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ है, जो प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण हुआ है, उसके अंदर 8 अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। अगर 10 संयोजकता है तो प्रतिरक्षी प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल उपस्थित हैं, 10 उपस्थित हैं। समझ में आ रही है ना बात। अधिकांश जीवाणुओं में इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 100 या इससे अधिक। तो यहाँ पर एंटीजन की संयोजकता कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है, और अगर इससे ज़्यादा संख्या है तो ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन, प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण होता है, उसके अंदर अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 100 या इससे अधिक हो सकती है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। आप इन दोनों परिभाषाओं को ध्यान से देखो।